हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी आर्ट, लिटरेचर और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टॉपिक से, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर हम टॉप 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ को स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हमने सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट किया और अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री को, जहाँ पर हमने ऑलरेडी प्री मेडाइवल हिस्ट्री, मुस्लिम इन्वेजन्स, साथ ही में दिल्ली सल्तनत की पांचों की पांचों डायनेस्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। और अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उन सभी को। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का, तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पॉलिटी का सैंपल है, आप देखेंगे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ऐसे ही आपको एंशियंट का मिलेगा। तो इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि है 8815306208 पर। इसके अलावा जो हमारा कॉम्बो ऑफर एट प्रेजेंट चल रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर, साथ ही में स्टैटिक जीके और 1000 एमसीक्यू की सीरीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। और इसके अलावा जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेडाइवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया कि किस मेडाइवल किंग ने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो याद रखिएगा, ये इंट्रोड्यूस किया है किसने? इल्तुतमिश ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो कई बार जो क्वेश्चन है ना, वो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन भी वेरी करता है। तो ध्यान रखिएगा कि मेडाइवल किंग की अगर हम बात करें तो इक्ता सिस्टम जो दिया है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या? इल्तुतमिश ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश फर्स्ट इंट्रोड्यूस इक्ता, यानी कि इक्ता बोले तो लैंड सिस्टम, लैंड को जैसे होता है ना, लैंड का पोर्शन दे दिया, तो किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने किया था। एंड इन द इस्लामिक एम्पायर ऑफ खलीफा, लैंड ग्रांटेड टू आर्मी ऑफिशियल्स फॉर लिमिटेड पीरियड्स इन ल्यू ऑफ अ रेगुलर वेजेस। तो इसी को कहते हैं इक्ता सिस्टम, जो कि शुरुआत की किसने? मेडाइवल हिस्ट्री में ये करी है इल्तुतमिश ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द रूलर्स, अमीर एंड सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग टू द क्लास ऑफ। कि जो मोस्ट ऑफ द रूलर्स या फिर जो अमीर्स थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर, वो कौन से क्लास से थे? यानी कि वो टर्किश थे, मंगोल्स थे, अरब थे या फिर वो टटार्स थे। तो याद रखिएगा कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स थे वो बिलोंग करते थे कहाँ से? टर्किश बैकग्राउंड से। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो याद रहेगा कि दिल्ली सल्तनत के जो मोस्ट ऑफ द सुल्तान थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो करते थे टर्किश बैकग्राउंड से। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। और सुल्तान किसको कहते थे? तो जो सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, जो चीफ होता था, उसी को क्या कहते थे? उसी को सुल्तान कहा करते थे। और वो बिलोंग करते थे टर्किश क्लास को। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्ता सिस्टम। तो यहाँ पर नॉट अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको वो एम्फेसाइज करना है, क्योंकि कई बार बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर देते हैं और वो नोट को नहीं पढ़ते, उन्हें पहला ही सही दिखता है और वो उसको टिक कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि नोट को आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। और फिर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा इक्ता सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। तो पहला है कि इक्ता वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, सियतनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज डायरेक्टली डिपोजिटेड इन सुल्तान अकाउंट, या फिर मुफ्ती वॉज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इक्ता का मतलब होता है लैंड, जो कि एक तरीके से आप रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे कि ये इसका पहला तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रियासतनामा की, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था अबाउट द इक्ता सिस्टम, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर गलत होगा वो ये होगा कि रिवेन्यू जो होता था इक्ता का, वो डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होता था सुल्तान के अकाउंट में। तो आपसे नोट ही पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि इक्ता क्या होता है, तो इक्ता होता है लैंड, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सल्तनत, और किसने बेसिकली यहाँ पर किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। और जो ऑनर होता है इक्ता का, उसको क्या कहते हैं?
उसको कहा जाता है इक्तेदार, जिसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस लैंड से जो भी रिवेन्यू या फिर टैक्स होता है उसको कलेक्ट करे। और रिवेन्यू जो वो कलेक्ट करता था इक्ता से, वो डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता था, वो बाद में जाता था। पहले जो यहाँ पर इक्तेदार हैं वो उसको कलेक्ट करके अपने पास में रखते थे, और फिर जैसे वहाँ पे पूरा प्रोसेस होता था कि इतना अमाउंट आपको रखना है, बाकी सुल्तान के अकाउंट में जाना है, वो फिर बाद की प्रोसेस होती थी। बट आपको ध्यान रखना है कि रिवेन्यू डायरेक्टली नहीं जाता था सुल्तान के अकाउंट में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू मेडाइवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ साइज। जैसे कि अगर हम शुरुआत करें अपने एरिया से, तो सबसे पहले हम देखते हैं विलेज को, विलेज के बाद आता है आपका ब्लॉक, ब्लॉक के बाद बात करें डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करें हमारा आता है स्टेट, और फिर आता है हमारा देश। तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है। और आपसे वही पूछा गया है कि साइज के हिसाब से आपको क्या बताना है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है, जो कि मेडाइवल इंडिया में यूज होता था। तो ये तो आपको रटना ही है, इसमें आप ध्यान रखेंगे परगना, सरकार और सूबा। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा है परगना, उसके बाद आता है सरकार, और उसके बाद आता है सूबा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखेंगे, विद रेफरेंस टू द मेडाइवल इंडिया द एंटायर एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सूबाज, ठीक है। सूबेदार वाज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूबा। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एवरी सूबा वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जिसको हम सरकार कहते थे, और जिसके हेड को कहा जाता था फौजदार। यानी कि सबसे ऊपर आ गया सूबा, ठीक है, इसको जो देखता था, जो इसका मालिक होता था वो होता था सूबेदार। उसके नीचे जो सूबा था वो छोटी छोटी यूनिट्स में बटा था, जिसको कहा जाता था सरकार, और इसका हेड होता था कौन, फौजदार, ठीक है। और सरकार के नीचे जो चीज़ें आती थी वो कौन आती थी, वो आती थी परगना या फिर महल, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टर्म्स आती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है आपके पास में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसका जो सीक्वेंस है परगना, सरकार और सूबा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या है, किसने इसको क्रिएट किया, किस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट है, किसके टाइम पीरियड पे था, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करें दीवान ए अर्ज की, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि दीवान ए अर्ज ये एक तरीके से मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और इसको क्रिएट किया था किसने, बलबन ने। और बलबन को हमने किस डायनेस्टी में पढ़ा, तो इसको हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी में। अगर हम रिकॉल करें, सबसे पहले कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इसका बेटा आता है, बट ही वॉज नॉट वेरी एफिशिएंट, तो उसको फिर ओवरथ्रो करके कौन बैठ जाता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आती है उसकी बेटी रजिया, ठीक है। इसके बीच में काफ़ी रूलर्स आएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। और रजिया सुल्तान के बाद जिसकी एंट्री होती है वो होता है बलबन, ठीक है। तो याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट को जो क्रिएट किया था वो किया था बलबन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और दीवान ए अर्ज कहाँ पे, मिलिट्री डिपार्टमेंट ये होता था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये अगेन आपको नोट पे एम्फेसाइज करना है, नॉट करेक्टली पूछा गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दीवाने मुस्तकराज का। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बनाया, और ये एक तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, ठीक है। बाजार का जो पॉलिसी थी उसके लिए काफ़ी काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद बात करें दीवान ए अमीर कोही, तो ये किसने करवाया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये एक तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता था। मोहम्मद बिन तुगलक वही जिसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें दीवान ए खैरियत की, तो खैरियत में यहाँ पर होता था, ये चैरिटी को लेकर था, और ये फॉर्म किया था किसने, फिरोज तुगलक ने। और उसके बाद बात करें किसकी, दीवान ए रियासत की, तो ये बलबन ने नहीं किया था, ये किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और ये किस चीज़ का डिपार्टमेंट था, तो ये डिपार्टमेंट था मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसने मार्केट वगैरह को लेके काफ़ी चीज़ें करी थी, उसके लिए काफ़ी फेमस भी था।
तो याद रखेंगे दीवान ए रियासत मतलब मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट विच वॉज फॉर्म्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी नॉट बाय बलबन। तो इसमें नॉट करेक्टली पूछा है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सभी के सभी मेंशन है। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। दीवान खैरियत फिरोज तुगलक डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी जो कि है मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, किसने बनवाया है, तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर है ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड दीवान ए अमीर कोही, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया दीवान ए अमीर कोही ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो याद रखेंगे दीवान ए अमीर कोही किससे हो जाएगा, एग्रीकल्चर से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और किसने बनवाया था, अभी हमने डिस्कस किया पागल सुल्तान, कौन था वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम्स और चौधरी वॉज यूज्ड फॉर, कि दिल्ली सल्तनत में जो डेजिग्नेशन है मुकद्दम का या फिर चौधरी का, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, तो याद रखना है ये यूज़ करते थे विलेज हेडमैन के लिए। जैसे बोलते हैं ना आज के टाइम पे गांव में कि वो चौधरी साहब जा रहे हैं, वो चौधरी हैं, मतलब जब भी कोई हेड होता है ना किसी फैमिली का तो चौधरी साहब ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ध्यान रखना है कि चौधरी या फिर मुकद्दम किसको बोलते थे, विलेज हेडमैन को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये डिस्कस हमने कर लिया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि सुप्रीम रूरल ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था चौधरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हमने डिस्कस किया जो विलेज का हेड होगा वही एक तरीके से ऑफिशियल जो सुप्रीम होगा लैंड रेवेन्यू को लेकर वही होगा, तो कौन होते थे, चौधरी होते थे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड इट वॉज चौधरी हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। If we delineate traditional social structure, it will have at its top the sultan followed by the sultan's governor, फिर विलेज हेडमैन जिसको हम कहते हैं क्या, चौधरी। तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि चौधरी वॉज द मेन रेवेन्यू कलेक्टर फॉर विलेजेस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। फिर शर्ब्स वॉज अ टैक्स लिवेड ऑन, कि जो शर्ब्स हैं वो किस पे मतलब टैक्स लिवेड होता था, तो ये होता था इरिगेशन टैक्स एक तरीके का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये लगा है किसके टाइम पीरियड पे, तो ये लगा है तुगलक डायनेस्टी के एक सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे, जिसने एक टैक्स यहाँ पे लेवी किया जिसका नाम था श्रब, और जो एक तरीके से इरिगेशन टैक्स हुआ करता था। अगर हम बात करें कि कुरान में 4 जो बेसिकली टैक्स यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं वो कौन से, खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। और फिरोज शाह तुगलक ने एक इरिगेशन टैक्स को यहाँ पर लेवी किया जिसका नाम था हक ए शर्ब्स एट 10% रेट ऑफ द क्रॉप यील्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर्स। और इसने अपने टाइम पे 21 ग्रेविशियस टैक्स को यहाँ पर अबॉलिश किया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हादीस की बात करें, फिर हादित की बात करें, वो होते थे कलेक्शन ऑफ बायोग्राफिक रिपोर्ट्स अबाउट द सेइंग्स, कस्टम्स एंड डूइंग ऑफ मोहम्मद एंड इट्स कंपेनियंस। तो हादीस किसको कहते थे, जो सभी चीज़ का लेखा जोखा रखते थे। तो ध्यान रहेगा शब्स या फिर हक के शब्स, ये होता था एक तरीके से इरिगेशन टैक्स। किसने यहाँ पर इशू किया था, तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मीन, अगर हम बात करें फवाजिल की, तो फवाजिल क्या होता था, तो ये था एक तरीके से एक्सेस अमाउंट पे टू द एक्सचेकर बाय द इक्तेदार। तो इक्तेदार के द्वारा जो एक्सेस अमाउंट पे करते थे उसी को कहते थे फवाजिल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका करेक्ट होगा। तो यहीं पर वो मेंशन है ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द एक्सेस अमाउंट paid to the exchequer by इक्तेदार was called फवाजिल। फिर हु among the following started टंका सिल्वर कॉइन, कि जो टंका नाम से सिल्वर कॉइन था, सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो टंका था वो एक तरीके का सिल्वर कॉइन था, और किसने शुरू किया था, तो याद रखना है ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सिल्वर कॉइन जिसका नाम है टंका, इशूड बाय इल्तुतमिश, और इसके अलावा इसने जीतल नाम से भी एक कॉइन यहाँ पर इशू किया था।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो जीतल था वो कॉपर वाला था, और अगर हम बात करें टंका तो ये सिल्वर कॉइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइन्स टंका, सशकिनी और जीतल, अगर आपको ये दोनों पता थे तो आप समझ जाते, ठीक है। ऑफ सल्तनत पीरियड वाज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि टंके की बात करें तो ये सिल्वर का होता था, और जीतल की बात करें तो ये होता था कॉपर का। और इसके अलावा बात करें तो ये यहाँ पर जो कॉइन्स थे शीशा और सशकनी ये होते थे सिल्वर के, और जीतल था कॉपर का। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिल्वर, ये दोनों सिल्वर के और ये वाला कॉपर का। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेंशन है कि इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट टू इशू रेगुलर करेंसी। और इसके अलावा बात करें टंका जीतल, हमने कई बार डिस्कस किया, ये था कॉपर वाला और ये था आपका सिल्वर वाला। एक नई इशू यहाँ पर हुई है करेंसी सशकिनी, जो कि अगेन क्या होती थी, सिल्वर कॉइन होती थी। फिर ऑन हुज कॉइन्स द नेम ऑफ लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि किसके कॉइन पर जो लास्ट खलीफा था बगदाद का उसको देखा गया। तो याद रखेंगे वो था यहाँ पर कौन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मशहूद शाह, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम बात करें मशहूद शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह के कॉइन्स पर आप देखेंगे लास्ट खलीफा जो था बगदाद का उसको आप पहली बार यहाँ पर देखोगे, और जो लास्ट खलीफा था बगदाद का उसका नाम था अल मुतसिम। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, आप एक बार रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, बट ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। फिर है यूज ऑफ पेपर स्टार्टेड इन इंडिया। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सबसे पहले जो पेपर की शुरुआत हुई थी वो किस देश में हुई थी। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी अराउंड 12th सेंचुरी CE, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो कमेंट करके बताइए कि यूज ऑफ पेपर, कि सबसे पहले पेपर को इन्वेंट कहाँ पर किया गया था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो हालांकि लिखा हुआ है चाइना में, और इसके अलावा बात करें कि पेपर की शुरुआत इंडिया में कब हुई है, 12th सेंचुरी में। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है द हॉर्स शू आर्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। अगर हम बात करें हॉर्स शू आर्क के टाइप का जो पहला आर्क था वो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो याद रखिएगा ये हमें देखने के लिए मिलता है अलाई दरवाजा में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हॉर्स शू, ये जो यहाँ पर आकार है ये पूरा हॉर्स शू शेप का ही है, और ये हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है अलाई दरवाजा में। और इसको किसने बिल्ड करवाया था, तो इसको बिल्ड करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मतलब जो हॉर्स शू वाला पैटर्न है वो आपने ध्यान रखना है कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था अलाई दरवाजा ने, एंड इट वॉज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बाकी अलाई दरवाजा की बात करें उसको कंस्ट्रक्ट किया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं। और हॉर्स शू अगर हम बात करें तो ये यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है। और अलाई दरवाजा है कहाँ पर, तो कुतुब कॉम्प्लेक्स में जब आप जाओगे तो आपको वहीं पर अलाई दरवाजा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है द फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन, किसके टॉम में आपको सबसे ट्रू आर्क जो सल्तनत मेमोरियल वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको बलबन की टॉम्ब में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और बलबन की अगर हम बात करें टॉम्ब ये कहाँ पर है, तो ये अगेन आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी, मेहरौली वाले एरिया में, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। हालांकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और कई बार ये डिस्कस भी हम कर चुके हैं कि किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो याद रखिएगा ये नहीं किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अब वो कैसे, तो देखिए बात करें कुतुब मीनार की तो इसकी शुरुआत किसने करी थी बनवाने की, तो ये करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इसको कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के बाद अगर हम बात करें कि जो इसका सबसे ऊपर वाला फ्लोर था वो डैमेज हो गया था, तो जिसको बाद में रिकंस्ट्रक्ट करवाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 सुल्तानों का नाम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, फिर आता है इल्तुतमिश का, और उसके बाद नाम आता है किसका, फिरोज शाह तुगलक का। तो किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये किया है अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, कि जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके टाइम पीरियड पे यहाँ पर बनवाया गया, तो याद रखेंगे ये बनवाया गया है राणा कुंभा के टाइम पीरियड पे,
दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा कि कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़ में है उसको किसके टाइम पे बनवाया गया, राणा कुंभा के टाइम पीरियड पे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, कुव्वत उल इस्लाम की, तो ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि ये जो आर्किटेक्चर है वो अजमेर में नहीं है बल्कि वो हो जाएगा आपका दिल्ली में। अटाला मस्जिद की बात करें जौनपुर में है, जाज महल की बात करें मालवा में है, और जामा मस्जिद की बात करें तो ये गुलबर्गा में है। जो कालबुर्गी वाला एरिया वहाँ पर आपको जामा मस्जिद देखने के लिए मिल जाएगी गुलबर्गा में। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि जामा मस्जिद आपको दिल्ली में भी देखने के लिए मिलती है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जामा मस्जिद की बात हुई है वो जो कालाबुर्गी वाले हैं जो बहमनी सुल्तान महमूद शाह ने मोहम्मद शाह ने बनवाई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जामा मस्जिद आपका सही है, आपका गुलबर्गा में। एक जामा मस्जिद आपको दिल्ली में भी देखने के लिए मिलती है। जहाज महल जो है जहाज महल आपको देखने के लिए मिलेगा मालवा में, और अटाला मस्जिद की बात करें जौनपुर में, और कुव्वत उल इस्लाम की बात करें तो ये अजमेर में नहीं, ये कहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली में आपके ये देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीनार्स टावर्स ऑफ मिडल इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कुतुब मीनार, built in the 13th century is 180 feet high टेम्परिंग टावर इनटू 5 स्टोरीज। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, 5 स्टोरीज तो इसमें है क्योंकि सबसे पहले शुरुआत की किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इसको कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया है। बाद में लाइटनिंग की वजह से क्या हुआ था कि जो उसकी 5th वाली स्टोरी है वो यहाँ पर क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, जिसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको रेनोवेट करवाया था। ठीक है, और उसके बाद बात करें कि 13th सेंचुरी में ये बना है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो कुतुब मीनार की जो हाइट है वो आपकी कितनी फीट यहाँ पर होगी, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये है 72 मीटर, अराउंड 72 मीटर, यानी कि अराउंड 238 फीट। तो ये आपका यहाँ पर गलत होगा कि 180 फीट नहीं है बल्कि ये अराउंड 238 फीट है, लगभग 72.5 मीटर टॉल ये है। तो इस फैक्ट की वजह से यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर बात करिए चांद मीनार की, जिसको 15th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, इसकी हाइट है 210 फीट, तो ये भी सही है। इसकी जो स्टोरी है वो कितने है, 4। तो ये आपका करेक्ट है, लेकिन पहले वाला गलत है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है हूँ अमंगस द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ट द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो 5th स्टोरी यहाँ पर बनवाई थी क्योंकि वो खराब हो गया था ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हु वाज द फेमस ऑथर ऑफ किताब उल हिंद, कि किताब उल हिंद का जो फेमस ऑथर है वो कौन है। तो याद रखिएगा कि किताब उल हिंद का जो फेमस यहाँ पर ऑथर हो जाएगा, ये हो जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पर्सनालिटी है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अल बरूनी। तो ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो किताब उल हिंद रिटन बाय अल बरूनी, जिसका रियल नाम था अबू रहमान। He studied in India as a scientist and described the religious, literacy and socio-political condition of India. इसके अलावा इनकी एक और बुक थी तहकीक-ए-हिंद, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको लिखा है किसने, अल बरूनी ने। तो दोनों ही बुक इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद और तहकीक-ए-हिंद, दोनों ही आपको ध्यान रखनी है, रिटन बाय अल बरूनी। फिर अमीर खुसरो वॉज बॉर्न इन। तो अमीर खुसरो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था इटा पटियाली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसमें यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, दैट इज तूतिए हिंद के नाम से इनको जानते हैं। और इनका जन्म हुआ था इटाह में, पटियाली में इनका जन्म हुआ, इंडस्ट्री का इटा इंपॉर्टेंट है। और अमीर खुसरो इनका नाम यहाँ पर याद रखना है। और ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएम्स एट एन अर्ली एज ऑफ 9 एंड हिज फर्स्ट मसनवी ऑन द हिस्टोरिकल सब्जेक्ट वॉज किरान अस सदाएं। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक कर दूँ तो प्लीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग्स वगैरह सब सही लिखी है। और तुगलकनामा इज द लास्ट हिस्टोरिकल मसनवी ऑफ अमीर खुसरो। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो बोथ अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया है, इन दोनों ने विटनेस किया द रेन ऑफ मोर देन 5 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि ऐसा कौन था जिसने कि 7 सुल्तानों का राज देखा है, तो वो हो जाएगा अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया।
तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर है फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल, शबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल, ये किसने इंट्रोड्यूस किया या इसके फादर कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं अगेन अमीर खुसरो, जिनको हम पैरट ऑफ इंडिया के नाम से या फिर तूतिए हिंद के नाम से जानते हैं, और इनका जन्म हुआ था ईटा पटियाली में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहे जाते हैं फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल, जिसको कहा गया है सबक ए हिंद और या फिर हिंदुस्तानी स्टाइल। और इनको फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, कि हिंदी खड़ी बोली के जो फादर हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे अमीर खुसरो। और इन्होंने 7 सुल्तान्स का रेन देखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्शियन पोइट टू डिपिक्ट इंडियन इन्वायरमेंट इन हिज पोएट्री, तो ये भी याद रखेंगे। फिर है हु वॉज द ऑथर ऑफ द तबाकत ए नासरी, तो तबाकत ए नासरी के जो ऑथर है वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मिनहाज उस सिराज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो मिनहाज उस सिराज की बात करें, ये हो जाएंगे ऑथर ऑफ तबाकत ए नासरी। इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आप कह सकते हैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ पर्सनैलिटी दी हुई है, तो आपको मैच करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें किसकी, ताज उल मासिर की, तो आप ये रिलेट करेंगे हसन निज़ामी से। खजाए उल फतह की बात अगर हम करें, तो आप ये रिलेट करेंगे अमीर खुसरो से। इसके बाद बात करें तारिक ए मुबारक शाही, तो ये आप रिलेट करेंगे अहमद शरहिंदी से। और फतवा ए जहादारी, तो ये आप रिलेट करेंगे किससे, जियाउद्दीन बरनी से। यानी कि पहले को आप रिलेट करेंगे सेकंड से, उसके बाद आप रिलेट करेंगे सेकंड को थर्ड से, और फिर हो जाएगा फोर्थ एंड देन फर्स्ट, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, कि पोलो का जो गेम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या था, तर्क्स ने। क्योंकि जब हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे होती है, जब वो चौगान पोलो खेलता है तो घोड़े से गिर के उसकी डेथ हो जाती है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था तुर्क्स ने। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर है हु वर कॉल्ड दस्तर बंदन, तो दस्तर बंदन के नाम से किसको जानते थे, तो ये जानते थे उलेमास को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो उलेमास की बात करें, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड हाई पोजीशंस और डेजिग्नेटेड रिलीजियस एज जुडिशियल अथॉरिटीज ऑनरेबल उलेमा वर कलेक्टेड नोन एज दस्तर बंदन, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड, कि राजपूत पीरियड के टाइम पे इनमें से क्या शुरू हुआ था, तो ये हुई थी जोहर की प्रैक्टिस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपने जोहर का एक उदाहरण देखा होगा पद्मावत मूवी में, तो ध्यान रखिएगा कि ये टाइम पीरियड किसके टाइम पे था, राजपूत के टाइम पीरियड पे था। फिर है इन मेडाइवल इंडिया द टर्म फनम, फनम किसको कहते थे, तो फनम कहा जाता था कॉइन्स को। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि जीतल, टंका या फिर फनम, ये क्या होते थे, तो ये होते थे कॉइन्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आपको यहाँ पर बैटल्स और उनके ईयर्स को मैच करना है। तो जैसे अगर हम बात करें बैटल ऑफ चंदावर, जो हमने डिस्कस किया था, हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में बैटल ऑफ चंदावर, तो ये हुआ था 1194, और इससे पहले 1191 1192 में कौन से दो बैटल हुए वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर बात करें अटैक ऑफ तैमूर, तो तैमूर पर जो अटैक हुआ था वो था 1398 में। बैटल ऑफ तालीकोटा की बात करें, ये हुआ है 1565 में, ये बाकी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और बैटल ऑफ घाघरा की बात करें तो ये होता है कब, तो ये होता है 1529 में, तो ये हम मुगल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये आपको सीक्वेंस लगाना है, तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर है द फॉलोइंग पर्सन रूल्ड इन इंडिया डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको इनको क्रोनोलॉजिकल वे में लगाना है। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा आइडिया निकालेंगे तो ये खलजी, शेरशाह, अकबर और रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले तो आएंगे रजिया सुल्तान, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती है। उसके बाद आते खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आएंगे कौन, हिमायूं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, बाबर आता है, बाबर के बाद कौन होएगा, हिमायूं। हिमायूं के बाद अकबर आता है, और हिमायूं के टाइम पे कौन आएगा, शेरशाह सूरी। तो इसलिए फिर आएगा शेरशाह और उसके बाद आएगा अकबर। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा 4 3 2 1 और 2। तो 4 3 1 2 कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर सी में,
ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये हम आगे से भी डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूज मत होना, बट आपको रज़ा सुल्तान के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आई होप कि आपको चीज़ें पता लग गई होंगी। फिर हु अमंग द फॉलोइंग मेडिवल स्कॉलर्स और राइटर्स बिलोंग टू द जैन रिलीजन। तो ये कौन बिलोंग करते थे? तो ये करते थे हेमचंद्र सूरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो जैनिज्म को फॉलो करते थे और एक ग्रेट स्कॉलर थे जैनिज्म के, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है नाम हेमचंद्र सूरी का। फिर इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महारथा एंड पटाकिला वॉज यूज फॉर। तो ये किस लिए यूज करते थे? तो ये यूज़ करते थे विलेज हेडमैन्स के लिए। जैसे हमने चौधरी को पढ़ा तो वैसे हर एक जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते थे, तो वैसे ही महाथारा और पटाकिला ये सब भी क्या होते थे? विलेज हेडमैन्स होते थे। तो वो कैसे होते थे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, कि नॉर्दर्न इंडिया में इनको हम ग्रामिका के नाम से जानते थे, महाराष्ट्र में पटाकिला के नाम से जानते थे, और महाथका की बात की तो उत्तर प्रदेश में हम इनको इस नाम से जानते थे। तो इसलिए क्या होते थे? सब विलेज हेडमैन हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर हमने देखिए पहले ऑलरेडी हमने पूरा दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किया। उसके बाद जो भी मिसलेनियस टॉपिक जो आपके PYQs आए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहते थे क्वेश्चन से रिलेटेड वो हमने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के कंटेम्प्रेरी एक और एम्पायर चलता है हमारे साउथ में, जिसको हम कहते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी विजयनगर एम्पायर के बारे में। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इसी की कंटेम्प्रेरी है, और उसके बाद हमारा शुरू होगा मुगल एम्पायर। ठीक है, तो फ्लो को टूटने नहीं देना है, पूरा आपको कंटिन्यू से हम लेके चल रहे हैं। पूरी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होगी जिसमें हम पूरा जो मेडिवल है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। कॉम्बो ऑफर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8815306208 पर। तो आज इतना है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।